सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां लिखने के लिए न तो कागज था न स्याही। तो फिर हमारे पूर्वजों ने अपनी कहानियां कैसे कही होंगी? उन्होंने उन्हें पत्थर पर उकेरा। आज हम भारत की पहली कहानियों को पढ़ने के लिए हजारों साल पीछे जा रहे हैं। तो इस सफर में सबसे पहले हम भारत के शुरुआती कैनवस को समझेंगे। फिर हम भीमबेटका की शानदार दुनिया में गोता लगाएंगे, जो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। इसके बाद हम पूरे भारत में फैले दूसरे कला स्थलों की यात्रा करेंगे, इन चट्टानी दीवारों को पढ़ने की तकनीक सीखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये प्राचीन गूंज आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले चलिए उस समय में चलते हैं। ये लिखे हुए इतिहास से भी पहले का दौर है। ये वो जमाना है जब इंसानों ने अपनी दुनिया को समझने और उसे एक्सप्रेस करने के लिए पहली बार कला का सहारा लिया, और उनका कैनवस थी चट्टानें। ये एक बड़ा सवाल है ना? बिना अक्षरों के उन्होंने अपनी दुनिया, अपने विश्वास और अपनी कहानियों को हम तक कैसे पहुंचाया? जवाब है आर्ट के जरिए, और ये जवाब चट्टानों में छिपा है। तो आसान शब्दों में, प्रागैतिहासिक कला असल में समय के पार भेजा गया एक मैसेज है। ये उन लोगों की आवाज है जिनके पास अक्षर तो नहीं थे, लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ था। हम जिस आर्ट को देखने जा रहे हैं वो किसी एक दौर की नहीं है। ये पुरापाषाण की शुरुआती रेखाओं से लेकर मध्य पाषाण के विस्तृत दृश्यों और नवपाषाण की नई तकनीकों तक, इन तीनों विशाल कालखंडों में फैली हुई है। ये हमें हजारों सालों के इंसानी विकास की एक जबरदस्त झलक देती है। अब हम चलते हैं भारत की सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक आर्ट गैलरी की तरफ, एक ऐसी जगह जो अपने आप में एक एपिक है, भीमबेटका। मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों में बसी भीमबेटका सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। इसे 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया, जो इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंस को साफ साफ दिखाता है। अब इस स्लाइड की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है यहाँ मौजूद इतिहास का पैमाना। कितना बड़ा है ये? 700 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स। जरा सोचिए, हर चट्टान एक किताब का पन्ना है, और ऐसी 700 से ज्यादा किताबें वहां मौजूद हैं। तो इन दीवारों पर है क्या? यहाँ उस समय की लाइफ का पूरा स्पेक्ट्रम है। शिकार के रोमांचक दृश्यों से लेकर सामुदायिक नृत्य के जश्न तक, सब कुछ इन चट्टानों पर जैसे जिंदा हो उठता है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक डायरी जैसी है। और यही वजह है कि भीमबेटका को भारत की प्रागैतिहासिक कला की राजधानी कहा जाता है। ये टाइटल इसके महत्व को बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भीमबेटका तक ही नहीं है। ये आर्टिस्टिक ट्रेडिशन पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। चलिए अब इस कहानी के कुछ और जरूरी चैप्टर्स देखते हैं। ये टेबल दिखाती है कि हर रीजन की अपनी एक अलग आर्टिस्टिक पहचान थी। जहां मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में हमें सिंपल लाइन ड्राइंग्स मिलती हैं, वहीं कर्नाटक के कपकल्लू में पेंटिंग के साथ साथ नक्काशी यानी एनग्रेविंग का भी कमाल का कॉम्बिनेशन है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर रंगों के इस्तेमाल में माहिर था, तो छत्तीसगढ़ का सिंगनपुर जायामिती आकृतियों के रहस्यमयी संसार को दिखाता है। ये डाइवर्सिटी भारत की प्राचीन कला की गहराई को दिखाती है। तो इतनी अलग अलग जगहों के बावजूद इन आर्टवर्क्स में कुछ कॉमन बातें हैं, एक जैसी भाषा है। तो चलिए अब इन आर्टिस्ट की भाषा को डिकोड करते हैं। उनके सब्जेक्ट्स क्या थे, उनका स्टाइल कैसा था, और उनकी टेक्निक क्या थी। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, इन प्राचीन गैलरीज में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट थे जानवर। हिरण, बाइसन, हाथी। ये सिर्फ भोजन का सोर्स नहीं थे, बल्कि उनकी दुनिया, उनकी शक्ति और शायद उनके डर का प्रतीक भी थे। आर्टिस्ट ने दो मेन स्टाइल्स का इस्तेमाल किया। एक थी रियलिस्टिक, जो जिंदगी को जैसा था वैसा दिखाने की कोशिश करती थी। दूसरी थी सिंबॉलिक, जहां इन ज्योमेट्रिक शेप्स और संकेतों का इस्तेमाल गहरे विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता था। और ये आर्ट बनाई कैसे जाती थी? प्रोसेस बड़ा सिंपल लेकिन इफेक्टिव था। मिनरल से रंग बनाए जाते थे, जैसे हेमाटाइट से लाल और चूने से सफेद। फिर इन्हें उंगलियों या टहनियों से बने ब्रश से सीधे चट्टान के सतह पर लगा दिया जाता था। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया क्यों? शायद ये शिकार में सफलता के लिए कोई जादुई अनुष्ठान था, या अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड रखने का एक तरीका। या हो सकता है ये बस इंसान की कहानी कहने और कुछ खूबसूरत बनाने की जो एक नेचुरल इच्छा होती है, बस वही थी। तो पत्थरों पर लिखी इन कहानियों से आज हम क्या सीख सकते हैं? चलिए
कुछ सबसे जरूरी टेकअवेज पर नजर डालते हैं। तो अगर इस पूरी कहानी से 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, भीमबेटका इस कला की राजधानी थी। दूसरा, इन कलाकारों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जानवर थे। और तीसरा, उनका सबसे जरूरी रंग लाल हेमेटाइट नाम के मिनरल से आता था। ये 3 पॉइंट्स इस पूरे युग के सार को पकड़ लेते हैं। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ पेंटिंग्स नहीं देख रहे हैं, हम पहले पन्ने पढ़ रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप की पहली इतिहास की किताबों के, जो हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, चट्टानों में और कौन से रहस्य दबे हैं, कौन सी कहानियां अभी भी अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। ये विरासत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है।